नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रही हैं, अपनी तैयारी को तेज़ तर्रार और फाटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा, हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा, हमने जा आगे चलकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ा। आगे चलकर हमने और क्या देखा? अब हम मतलब इतिहास के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म तक, वहां तक हमने अपनी क्लासेस को कंप्लीट किया है। आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य। मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में सुनिए। आपने चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और बिंदुसार का नाम तो सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, उसको मारकर 25 वर्ष की आयु में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 25 वर्ष की आयु में। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर या उसको हराकर 25 वर्ष की आयु में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। 25 वर्ष की आयु में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका शासनकाल 222 से 298 ईस्वी पूर्व तक था। 222 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले ये सुनिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के स्रोत कौन से हैं। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न पुस्तकें लिखी, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ अलग थे, बौद्ध ग्रंथ अलग थे, जैन ग्रंथ अलग थे। उन सब के बारे में लिखिए। सबसे पहले देखिए ब्राह्मण स्रोत। ब्राह्मण स्रोतों में जैसे पुराण, ब्राह्मण स्रोतों में जैसे देखिए पुराण है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस है, कल्हण की राजतरंगिणी है, सोमदेव का कथा सरित सागर है और क्षेमेंद्र का वृत्त कथा मंजरी है। और क्षेमेंद्र का क्या है? वृत्त कथा मंजरी है। क्षेमेंद्र का क्या है? वृत्त कथा मंजरी है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की। विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस की। कल्हण की कौन सी पुस्तक थी? कल्हण की थी राजतरंगिणी। और सोमदेव ने क्या लिखा था? कथा सरित सागर को लिखा था। और एक अंतिम बचा है, क्षेमेंद्र ने वृत्त कथा मंजरी को लिखा था। इन स्रोतों से, ये ब्राह्मण ग्रंथ थे और इन स्रोतों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके पश्चात बौद्ध साहित्य के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, जैसे दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, बोधिवंश और दिव्यवदान। ये बौद्ध साहित्य के ग्रंथ थे। हमने बौद्ध साहित्य को पढ़ लिया है। बौद्ध साहित्य के ग्रंथ दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, बोधिवंश, महाबोधिवंश और दिव्यवदान। उसके बाद देखिए जैन साहित्य। जैन साहित्य भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रवर्तन। ये है ब्राह्मण स्रोत, बौद्ध स्रोत, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इनसे हमें बौद्ध धर्म के बारे में, मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। ये तो थे हमारे साहित्यिक स्रोत। इसके साथ ही कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं, जैसे अभिलेख वगैरह हैं। जैसे बौद्ध धर्म में अभिलेखों की रचना हुई, जैन धर्म में अभिलेखों की रचना हुई, तो कुछ अभिलेख भी हैं जो ख्रोष्टी, ब्रह्मी, अरेमाइक और यूनानी लिपि में लिखे गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्यकालीन जो लिपि कौन सी थी? ब्रह्मी लिपि थी, ख्रोष्टी लिपि थी, अरेमाइक और यूनानी लिपि थी। विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, जैसे सिकंदर के समकालीन थे नियार्क्स और मैक्स्थनीज, ये अलग अलग थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे फाहियान और हर्षवर्धन के समकालीन थे ह्वेनसांग। ये विदेशी पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत थे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट था, जो कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, वो मैंने आपको बता दी है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुनिए। मैंने बताया था कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारकर किसकी सहायता से? विष्णुगुप्त कौटिल्य की सहायता से। जो कौटिल्य होते हैं उनकी सहायता से, ये इनके गुरु थे कौटिल्य, इनकी सहायता से इन्होंने क्या किया था? इनकी सहायता से धनानंद को मारकर अपना शासन स्थापित किया था। केवल 25 वर्ष की आयु में ऐसा कार्य उन्होंने किया था।
और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इनके जाति को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं। जो इतिहास की प्रसिद्ध इतिहासकार हैं रोमिला थापर, वो कहती हैं कि ये वैश्य थे। उनका मानना है कि ये वैश्य थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं वो उनको क्या बताते हैं, उनको क्षत्रिय बताते हैं। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस उनको वृषल बताता है। वृषल मतलब निम्न जाति का, वृषल बताता है मुद्रा राक्षस। और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो उनको शूद्र बताते हैं। तो याद रखिए ब्राह्मण उनको शूद्र बताते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म उनको क्या बताता है, उनको क्षत्रिय बताता है। और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उनको वृषल यानी कि निम्न जाति का बताती है। और इसके साथ ही इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार है रोमिला थापर, वो उनको वैश्य की कैटेगरी में रखती हैं। ऐसा इनकी जाति को लेकर विवाद है। ऐसा क्या है, इनकी जाति को लेकर विवाद है। सर्वप्रथम अब इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एनिसेंट हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस करवाऊंगी। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंडोकॉट्स और एंडोकॉट्स का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित किया था। इम्पोर्टेंट है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स थे, विलियम जोन्स, उन्होंने सेंड्रोकॉट्स और एंडोकॉट्स सेंड्रोकॉट्स और एंड्रोकॉट्स, ये दो समीकरण थे। चंद्रगुप्त मौर्य से इनकी स्थापना की थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि सेंड्रोकॉट्स और एंड्रोकॉट्स जो हैं क्या थे। ये दो समीकरण थे, इनके साम्राज्य में इम्प्लीमेंट किए गए थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित हुए थे। किसने स्थापित किए थे, विलियम जेम्स ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, विलियम जेम्स ने, विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने सेंड्रोकॉट्स और एंड्रोकॉट्स की नीति को अपनाया था। समीकरण थे ये मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित किए थे, यानी कि उससे प्रभावित होकर इनको स्थापित किया गया था। विलियम जोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त नाम का प्राचीनतम उल्लेख रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जो चंद्रगुप्त नाम है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये नाम जो जूनागढ़ का रुद्रदमन अभिलेख था, रुद्रदमन अभिलेख, रुद्रदमन अभिलेख कहाँ का था, जूनागढ़ का। उसके अंतर्गत इनका नाम क्या रखा गया है, चंद्रगुप्त रखा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रुद्रदमन का अभिलेख, जूनागढ़ का रुद्रदमन अभिलेख, इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य रखता है। उसके बाद देखिए 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था और इसने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंध व पंजाब को यूनानियों से मुक्त करवाया था। किसको, सिंध और पंजाब को, सिंध और पंजाब को यूनानियों से मुक्त करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। 305 ईस्वी में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराकर दोनों के मध्य संधि हुई और सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी दिए। एरिया यानी कि हेरात, अराकोशिया यानी कि गंधार और जेड्रोसिया यानी कि बलूचिस्तान और पेरोपनेसाइड यानी कि काबुल के क्षेत्र का कुछ भाग चंद्रगुप्त को सौंप दिया था और साथ ही अपनी पुत्री चेलना यानी हेलना यानी कार्निया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था। मैक्सथनीज को, जिसकी पुस्तक इंडिका थी, उसको भी राजदूत के बारे में, राजदूत के पद के रूप में सेल्यूकस निकेटर ने क्या करा था, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के युद्ध का वर्णन एपियान्स ने किया है। किसने किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एपियान्स ने इनके युद्ध का वर्णन किया है।
एपियंस ने इनके युद्ध का वर्णन किया है और जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अंतिम 12 वर्षों में भयानक अकाल पड़ा था और उस अकाल के बाद मतलब ये ऐसा जैन ही बताते हैं, जैन धर्म बताता है, भयंकर अकाल पड़ा था और वो अपने पुत्र को अपनी गद्दी देकर चला गया था। कहाँ पर? गद्दी त्याग कर जैन धर्म के भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी और श्रवण बेलगोला कर्नाटक मशहूर में संलेखना विधि से यानी कि उपवास विधि से 298 ईस्वी में उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, यानी कि देह त्याग कर दिया था। एपियंस ने क्या बताया है? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बारे में एपियंस ने बताया है। सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी दिए थे और एरिया, अराकोशिया, ये सब बलूचिस्तान, गंधार, इन सब का एरिया उसको दिया था और साथ ही चेलना यानी कि हेलना और उसी का नाम कार्निया था, उसको भी क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसकी भी शादी कर दी थी। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। भद्रबाहु से प्रभावित होकर ये अपनी राजगद्दी को छोड़कर कहाँ चले गए थे? राजगद्दी को छोड़कर वन में चले गए थे और वहां संलेखना विधि से यानी कि उपवास विधि से बिना कुछ खाए पिए 298 ईस्वी में इसने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बाहर कुछ नहीं है। एक पॉइंट आएगा, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। पुष्यगुप्त वैश्य ने, गवर्नर थे पुष्यगुप्त वैश्य और टाइम पीरियड था चंद्रगुप्त मौर्य का, सुदर्शन झील थी। इससे बाहर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे, इस लेकर विभिन्न विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। जैनी और बौद्ध धर्म के अनुयायी उनको क्षत्रिय मानते हैं। विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस उनको वर्षिल मानता है। रोमिला थापर उनको वैश्य मानती है। ब्राह्मण उनको शूद्र मानते हैं। और इन्हीं के शासनकाल में विलियम जोन्स ने सेंडोक्रोट्स और एंडोक्रोट्स की नीति को एंडोकॉट्स की नीति को अपनाया था, यानी कि समीकरण इनके साम्राज्य में ही लागू हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो रुद्रदमन जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ का रुद्रदमन अभिलेख है, उसमें इनके नाम का वर्णन मिलता है, जो कहाँ पर है? कहाँ पर है? जूनागढ़ में है। और इनके नाम का वर्णन यानी कि चंद्रगुप्त नाम उसी अभिलेख में मिलता है। साथ ही 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था। सेल्यूकस निकेटर के पास जो भी था मतलब एरिया, अराकोशिया, जैसे गंधार, बलूचिस्तान, ये जो उनका साम्राज्य था उनको दिया। साथ ही अपनी पुत्री हेलना, चेलना, कार्निया, ये एक ही के नाम है, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की। साथ ही मैगस्थनीज जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, वो राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भेजा था। साथ ही 500 हाथी उन्होंने भेजे थे इसके साथ ही। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ, इसका वर्णन किसने किया है? एपियंस ने इसका वर्णन किया है। किसने किया है? एपियंस ने किया है। और जीवन के अंतिम वर्षों में संलेखना विधि से भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन धर्म को अपनाया था। और ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के काल में ही 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा था। उस भयंकर अकाल के बाद क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य अपना शासन बिंदुसार को सौंपकर संलेखना विधि से अपनी देह का त्याग कर देते हैं और वो जैन धर्म के अनुयायी थे और 298 ईस्वी में उपासना विधि से, संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण भी इन्हीं के शासनकाल में होता है। फाहयान भी इन्हीं के शासनकाल में जो चीनी यात्री था वो भारत आता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना ही। अब पढ़ते हैं हम बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे। एक मिनट रुकिए। बिंदुसार 298 ईस्वी से 273 ईस्वी पूर्व।
बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। इनको दक्षिण भारत को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। दक्षिण भारत को संगठित करने का इनको श्रेय दिया जाता है। बिंदुसार के बारे में सुनिए, इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे अमित्रघात, अमित्रचेटस और सिंहसेन भद्रसार। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठता है, जिसने यूनानी लेखों में उसको अमित्रचेटस, संस्कृत में इसको अमित्रघात कहते हैं, वायु पुराण में इसको भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में क्या कहा जाता है? जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा जाता है। इसके 3 नाम हैं, अमित्रघात या अमित्रचेटस, सिंहसेन और भद्रसार। उसके बाद यूनानी लेखक के एथीनियस के अनुसार बिंदुसार सीरिया के शासक एंटियोकॉस प्रथम के मध्य एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार पत्र करता है। मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है और वहां से ये 3 चीजों की मांग करता है। देखिए, एक यूनानी नाम लिख लीजिए, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। एथीनियस, एथीनियस कौन है? एथीनियस एक लेखक है, यूनानी लेखक। वो बताते हैं कि वो क्या करते हैं, सीरिया के शासक थे एंटियोकस, सीरिया के शासक थे एंटियोकस, उनके साथ पत्र व्यवहार करते हैं। सीरिया के शासक के साथ, एंटियोकस के साथ पत्र व्यवहार करते हैं और उस पत्र व्यवहार में 3 चीजों की मांग करते हैं। नंबर 1 ये मांग करते हैं कि जो वहां पर मीठी अंजीर होती थी सबसे ज्यादा सीरिया में, उसकी मांग करते हैं। दूसरा ये मदिरा की मांग करते हैं और तीसरा मांगते हैं ये वहां के दार्शनिक। तो जो ये थे ना एंटियोकस, सीरिया के शासक एंटियोकस क्या करते हैं? एंटियोकस मदिरा भेज देते हैं और मीठी अंजीर भेज देते हैं, लेकिन वो वहां के दार्शनिक नहीं भेजते। उसके साथ वो क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई कानून नहीं है उनकी जो दार्शनिक हैं उनको आपके साम्राज्य में भेजा जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एथीनियस एक यूनानी लेखक है, वो बताते हैं कि एंटियोकस, एथीनियस लेखक है, एंटियोकस सीरिया के शासक हैं, उनके मध्य पत्र व्यवहार होता है और वो 3 चीजों की मांग करते हैं। कौन? बिंदुसार, लेकिन वो दार्शनिक नहीं भेजते हैं। एंटियोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में चलकर ही भारत में एक राजदूत भेजते हैं, उसका नाम होता है डायमैक्स। डायमैक्स भेज देता है, बाद में डायमैक्स भेजता है। बाद में किसको भेजते हैं? डायमैक्स को भेजते हैं। बौद्ध ग्रंथ दिव्य वेदांत के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। उनको दबाने के लिए उन्होंने अशोक और सुशीम, अपने पुत्र थे ये इनके दोनों, अशोक और सुशीम, उनको भेजा था। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। अशोक उस समय अवंती का उपराजा हुआ करता था। बिंदुसार का पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। एंटियोकस ने इसको डायमैक्स राजदूत भेजा था और मैक्सनीज भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। और प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, कौन? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत इनके दरबार में भेजा था। कौन? डायनोसियस। डायनोसियस टॉलमी ने भेजा था और डायमैक्स किसने भेजा था? एंटियोकस ने भेजा था। ये टॉलमी ने भेजा था। मैंने बताया कि अवंती के उपराजा कौन थे? इनके पुत्र अशोक अवंती के उपराजा हुआ करते थे। थेरावाद परंपरा बिंदुसार को ब्राह्मण अनुयायी मानती है और ये आजीवक संप्रदाय के ज्योतिषी थे, इनके दरबार में रहते थे और ये आजीवक संप्रदाय को ही फॉलो करते थे। चाणक्य 3 मौर्य शासकों का प्रधानमंत्री रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार का और अशोक का। बिंदुसार को दक्षिण भारत को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। बिंदुसार को क्या दिया जाता है? दक्षिण भारत को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। देखिए,
चंद्रगुप्त के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लिए। हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा, एक बार रिकैप लेते हैं। बिंदुसार का शासनकाल 298 से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये राजगद्दी पर बैठे थे। और जो बिंदुसार हैं, इनके अलग अलग नाम है। वायु पुराण में इनको भद्रसार कहा जाता है, सिंहसेन इनको कहा जाता है, साथ ही इनका नाम अमित्रघात या अमित्रचेटस भी है। इन्होंने क्या किया था, जो यूनानियों के साथ थे मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इन्होंने एक सीरिया के शासक थे, एथीनियस नामक यूनानी लेखक ने बताया है, एथीनियस नामक यूनानी लेखक ने बताया है कि इन सीरिया के शासक के मैत्रीपूर्ण संबंध थे और उनके साथ पत्र व्यवहार होता था। सीरिया के शासक एंटियोकस थे, एंटियोकस के साथ पत्र व्यवहार होता था। तो उन्होंने 3 चीजों की मांग की थी, मीठी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक। दार्शनिक उन्होंने भेजे नहीं थे। बाद में वो डायमेक्स एक राजदूत है, उसको भेज देते हैं, डायमेक्स को भेज देते हैं। ये किस संप्रदाय के अनुयायी थे? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। दक्षिण को संगठित करने का श्रेय इनको दिया जाता है। इनके दरबार में डायमेक्स थे और डायनियोसिस भी एक अन्य राजदूत थे, जो टॉलमी ने भेजे थे। किसने भेजे थे? टॉलमी ने भेजे थे। तो बिंदुसार के बारे में इतना ही है। उसके बाद में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनका नाम सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक ने 16 महाजनपदों को अपने अंडर में ले लिया था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऐसा माना जाता है कि इनकी शक्ल ना, मतलब ये काक वर्णी थे, और मतलब इनके पिता भी ये इतने काक वर्णी थे या इतने कुरूप कहे जा सकते हैं कि इनके पिता भी इनको पसंद नहीं करते थे और उन्हें क्या किया, इनको अवंतिका उपराजा बना दिया था। तक्षशिला में विद्रोह हुआ, तब भी अशोक क्या थे, अशोक ने ही उनको दबाने का प्रयास किया था। तो ये इतने प्रभावित हुए अपने रूप से, इन्होंने कई जगह अपने आप को देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी या बहुत ही सुंदर कई चट्टानों पर इन्होंने अंकित किया है। तो सुनिए सम्राट अशोक के बारे में। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक बना। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो अशोक अवंती का उपराजा था, ये मैंने आपको बताया था। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें बौद्ध ग्रंथ, दिव्य वदान और सिंहली ग्रंथों से जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ, दिव्य वदान और सिंहली ग्रंथों से जानकारी मिलती है। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो अशोक है, उन्होंने अपने 99 भाइयों को मारकर 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के पश्चात 269 ईस्वी में राजगद्दी प्राप्त की थी। ऐसा दिव्य वदान और सिंहली अनुश्रुतियां बताती हैं। लेकिन कुछ अभिलेख ये भी बताते हैं कि बाद में उनके भाइयों का भी वर्णन मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको सत्ता संघर्ष करना पड़ा। कहीं कहीं पर ऐसा है कि उन्होंने 99 भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की थी। उसके बाद सुनिए, सर्वप्रथम माश के अभिलेख में उसका नाम अशोक था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जूनागढ़ अभिलेख से था ना, तो ऐसे ही माश की अभिलेख, उससे अशोक के नाम का वर्णन मिलता है। अशोक के नाम का वर्णन मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा था, इसे सम्राट अशोक कहा जाता है। सुनिए, अशोक के अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी और राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक को तक्षशिला और अवंती का उपराजा नियुक्त किया गया था। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार ये शिव थे, यानी भगवान शिव की पूजा करने वाले थे, और इन्होंने वितस्ता नदी के किनारे पर श्रीनगर की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वितस्ता नदी के किनारे पर श्रीनगर की स्थापना की थी, और ये शिव थे, यानी कि भगवान शिव की पूजा करने वाले थे। ऐसा कल्हण की राजतरंगिणी थी। कल्हण की एक पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, तो वो थी। आगे सुनिए, अशोक के अभिलेखों में उनकी एक रानी कुरुवाकी इनकी रानी थी, और पुत्र था तिवर्ष। इनके एक पुत्र और कुरुवाकी इनकी रानी का वर्णन मिलता है कई अभिलेखों में। अशोक के अभिलेखों के अनुसार उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम
जैसे ये है हमारा भारत। भाई मुझे ज्यादा ड्राइंग नहीं आती है। ये है हमारा भारत। तो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, यहाँ पर कर्नाटक तक, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी तक और यहाँ पर काठियावाड़ तक इसका शासन फैला हुआ था। कहाँ पर? काठियावाड़ तक। देखिए उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, राजस्थान के पास काठियावाड़ तक, दक्षिण में नीचे जाते हैं तो कर्नाटक तक, और पश्चिम पूर्व की साइड जाते हैं तो बंगाल की खाड़ी तक इनका साम्राज्य था। साम्राज्य तो फैलेगा ही, जितने 16 जनपद थे सभी को अपने अंडर में लिया था, सभी पर अपना अधिकार जता लिया था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यानी कि 261 ईस्वी में इन्होंने कलिंग युद्ध किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 261 ईस्वी पूर्व में क्या किया था? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध किया था। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। हाथी गुम्फा अभिलेखों के अनुसार उस समय कोई नंदराज नामक राजा वहां पर शासन कर रहा था। नंदराज नामक राजा वहां पर क्या कर रहा था? वहां पर शासन कर रहा था। नंदराज राजा वहां पर शासन कर रहा था। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उस समय कोई नंदराज राजा वहां पर शासन कर रहा था। तो देखिए अशोक के बारे में हमने पढ़ा, इसका नाम मास्की अभिलेख में अशोक है। इसने देवनाम प्रियदर्शी राजा की उपाधियां प्राप्त की हैं। तक्षशिला और अवंती का ये उपराजा हुआ है। राज तरंगिणी में के अनुसार ये शेव था और उन्हें वितस्ता नदी के किनारे पर श्रीनगर की स्थापना की थी। कुरुवाकी इनकी पत्नी थी और तीवर इनके पुत्र थे। शासन कहाँ तक फैला हुआ है ये मैंने बता ही दिया आपको। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब? 8वें वर्ष में। कब? 8वें वर्ष में। कलिंग पर आक्रमण का कारण क्या था? इमेंस कमर्शियल इंपोर्टेंस, यानी कि बहुत अत्यधिक व्यापारिक महत्व था। इमेंस कमर्शियल इम्पोर्टेंस, इमेंस कमर्शियल इम्पोर्टेंस, व्यापारिक महत्व था। हाथियों की संख्या वहां पर ज्यादा थी। ऐसा माना जाता है कि वहां पर ज्यादा हाथी हुआ करते थे। तो हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने। साथ ही अपनी साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति के कारण आक्रमण किया था। और ऐसा माना जाता है कि तारानाथ के अनुसार नागा जाति, एक समुद्री लुटेरे थे नागा जाति के, उन्होंने जो अशोक है उनकी मुक्तिकाओं को चुरा लिया था। तो उनको प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया। ये कलिंग पर आक्रमण करने के रीजन थे, वो अपनी व्यापारिक नीति के लिए इमेंस इंपॉर्टेंस थी, इमेंस कमर्शियल इंपॉर्टेंस थी। साथ ही वो अपनी विस्तारवादी और एक्सपेंशनिस्ट एंड इम्पीरियलिस्ट की नीति के कारण, अशोकाज एक्सपेंशनिस्ट एंड इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी के कारण, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, कलिंगा वाज फेमस फॉर एलिफेंट। अशोक अटैक टू गेट एलिफेंट्स प्राप्त करने के लिए, साथ ही अपनी मणिमुक्तिकाओं को मुक्त कराने के लिए भी। कलिंग युद्ध में क्या हुआ? 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए। 1 लाख क्या हुए? मारे गए और 1.5 लाख लोग क्या हुए? घायल हुए। और इससे इनका मन द्रवित हो गया, मतलब खून की नदियां बह गई, ऐसे मार काट छिड़ गई, मतलब शरीर ऐसे कहीं भी कटे फटे मिल रहे थे। तो ऐसा माना जाता है कि वहां की जो स्त्रियां थी, मतलब कोई भी पुरुष नहीं बचा, ना किसी का पुत्र ना किसी का पति, सभी की मृत्यु हो गई, केवल स्त्रियां शेष बची। तो ये सभी इकट्ठी होकर अशोक के पास जाती हैं और उनसे क्या करती हैं? गुहार करती हैं कि अब हम अपना जीवन यापन कैसे करें। तो इन सबसे द्रवित होकर ये भैरी घोष की नीति के स्थान पर इन्होंने धम्म घोष की नीति को अपनाया था। तो कलिंग युद्ध में इसने धम्म घोष की नीति को अपनाया था। सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार इनसे सबसे प्रभावित होकर निग्रोथ नामक भिक्षु से,
निग्रोध नामक भिक्षु से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और मोगलीपुत्तिस के प्रभाव से ये पूर्ण बौद्ध बन गए थे, ऐसा माना जाता है सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार। जबकि दिव्यवदान कहता है कि अशोक ने उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त की थी। अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में सुनिए अब। अशोक और बौद्ध धर्म प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, यानी कि शैव थे, लेकिन कल्हण की राज तरंगिणी उनको शैव पाशक बताती है। दीपवंश और महावंश कहते हैं कि निग्रोध नामक 7 वर्षीय बौद्ध धर्म के अनुयायी से प्रभावित होकर ये भी बौद्ध बन गए थे। इनके अनेक नाम हैं, जैसे अशोक है, ये माशकी, गुर्जरा, निठुर और उद्गीलम अभिलेख से ऐसा वर्णन मिलता है। देवनाम प्रिय ये इसका राजकीय नाम है। प्रियदर्शी ये आधिकारिक नाम है। मगध का राजा भाब्रू अभिलेख में, अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख में, अशोक वर्धन पुराणों में इसको कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, एक बार लिख लीजिए। अशोक ये कहा जाता है माशकी, गुर्जरा, निठुर और उद्गीलम अभिलेख में। देव नाम प्रिय ये इनका राजकीय नाम है, राजकीय नाम। प्रियदर्शी आधिकारिक नाम। मगध का राजा ये कहा जाता है भाब्रू अभिलेख में। और अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख। और अशोक वर्धन कहा जाता है इसको पुराणों में। एक बार फिर से सुनिए, अशोक के नाम है अलग अलग। अशोक को माशकी, गुर्जरा, निठुर और उद्गीलम अभिलेखों में क्या कहा जाता है? अशोक कहा जाता है। देव नाम प्रिय ये इनका राजकीय नाम है। प्रियदर्शी आधिकारिक नाम है। मगध का राजा भाब्रू अभिलेख में कहा जाता है। अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख में, अशोक वर्धन पुराणों में इसको कहा जाता है। देखिए, अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। 10वें वर्ष ये कहाँ गए थे? बोध गया की यात्रा की थी। और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी, और वहां पर 1/8 ही कर लिया जाता था, उन सभी का कर इसने माफ कर दिया था। और इन्होंने क्या किया था? एक बराबर की पहाड़ी थी, उनमें आजीविक सन्यासियों के निवास के लिए करण चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी, करण चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी बराबर की पहाड़ियों में ये गुफाएं बनवाई थी, ताकि यहाँ पर आजीविक संप्रदाय के अनुयायी तपस्या कर सके। राज्याभिषेक से संबंधित माश की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध का शाक्य कहा है। बुद्ध का शाक्य कहा है किसमें? माशकी में, माशकी अभिलेख में। बहुत इंपॉर्टेंट है। माशकी अभिलेख में इसने स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध का शाक्य कहा है। उसके बाद देखिए अशोक की धार्मिक नीति है। अशोक की धार्मिक नीति क्या थी? ये धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हैं। बराबर की पहाड़ियों में क्या करते हैं? ये आजीविक संप्रदाय के लिए काम कर रहे हैं। शिव की श्रीनगर पर जाकर वहां शिव मंदिर की स्थापना करते हैं। ये अलग धर्म की बात कर रहे हैं। साथ ही ये सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखते हैं, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हैं। अशोक की धम्म नीति क्या कहती है? अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचार, नियमों, संहिताओं को प्रस्तुत किया, मतलब अपने नियम, आचार, विचार सबको एक संहिता में संकलित कर लिया, वो धम्म बन गया। उसको क्या कहा? धम्म कहा गया। यह परिभाषा राहुल वादसुत से ली गई है। दूसरे और 7वें अभिलेख में यह धम्म के अर्थ को बताते हैं। वो कहते हैं कि पापों से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया दान,
सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता और साधुता ही धम्म है। इनके अनुसार क्या है? पापों से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया दान, सत्यवादिता, पवित्रता और मृदुता, साधुता ही धम्म है। धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने क्या किया? धर्म यात्राएं की। 10वें और 20वें वर्ष में, 10वें वर्ष ये बोध गया गए और 20वें वर्ष ये कहाँ गए थे? लुम्बिनी वन में गए थे। अधिकारियों की नियुक्ति की धर्म प्रचार करने के लिए। तीसरे और 7वें अभिलेख के अनुसार अशोक ने युक्तक, रज्जुक, पारदेशिक प्रतिवेदक आदि अधिकारियों की नियुक्ति की थी और उपदेश दिए थे। रज्जुक नामक अधिकारियों में धर्माश्वन या धर्मोपदेशों की व्यवस्था करना। रज्जुक ये धर्मोपदेश दिया करते थे। क्या कार्य था इनका? धर्मोपदेश देने का कार्य था। धर्मोपदेश देने का कार्य था। 5वें अभिलेख में इन्होंने धर्म महामात्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म महामात्र, इन्होंने सभी धर्मों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इनकी नियुक्ति की थी धर्म महामात्रों की। मानव के कल्याणार्थ अनेक कार्य किए, जैसे पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगाई, चिकित्सालय बनवाए, औषधालयों का निर्माण किया, मार्गों का निर्माण किया, वृक्षों का रोपण किया, पौधों का रोपण किया, हरा घास पर कुएं खुदवाए, मतलब कल्याणार्थ कार्य किए। धर्म प्रचार के लिए प्राकृतिक भाषा को यानी कि यूनानी, अरेमाइक, क्रोस्टी और ब्रह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। यानी कि धर्म यात्राएं की, अधिकारियों की नियुक्ति की, धर्म महामात्र नियुक्त किए, कल्याणार्थ कार्य किए, अभिलेख खुदवाए। धर्म यात्राएं की, अभिलेख खुदवाए, अधिकारियों की नियुक्ति की, साथ ही कल्याणकारक कार्य किए और क्या किया? धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, जो सभी धर्मों में एकता स्थापित करने का कार्य करते थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं सभी पॉइंट्स आपको निकाल कर जो इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ। अब अशोक के बारे में, इनके शिलालेखों के बारे में बच गया है। 14 इम्पोर्टेंट अभिलेख है इनके। पहला अभिलेख पशु बलि की निंदा। पहला अभिलेख क्या करता है? पशु बलि की निंदा करता है। देखिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए धर्म यात्राएं की 10वें और 20वें वर्ष में, 10वें वर्ष में बोध गया कि 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, यानी कि धर्म यात्राएं की, अनेक अभिलेख खुदवाए, शिलालेख खुदवाए, अधिकारियों की नियुक्ति की, युक्तक, रज्जुक, धर्म महामात्र, इन सभी की नियुक्ति की, प्रतिवेदकों की नियुक्ति की, कल्याणकारक कार्य किए, जैसे कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए, चिकित्सालय बनवाए, औषधालय बनवाए, इन सब का निर्माण किया। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, जो एकता, सभी धर्मों में एकता स्थापित करने का कार्य करते थे। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं। पहला अभिलेख बताता है पशु बलि पर रोक। पशु बलि पर रोक। दूसरा अभिलेख बताता है कि चिकित्सालयों की स्थापना, चिकित्सालयों की स्थापना, औषधालयों की स्थापना। तीसरा अभिलेख बताता है कि राज्यों को चाहिए कि वो अपने जो प्रांतों के अधिकारी हैं उनसे जाकर मिले, यानी कि पदाधिकारी प्रांतों में जाने के आदेश। प्रांतों में जाने के आदेश दिए। चौथा अभिलेख बताता है भैरी घोष के स्थान पर धम घोष की नीति। वेरी इंपॉर्टेंट है, कब अपनाई थी? धम घोष की नीति। धम घोष की नीति। पांचवा अभिलेख बताता है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया इनका क्या कार्य है।
देखिए, पहला शिलालेख बताता है पशु बलि पर रोक, पशु पक्षियों की हत्या नहीं करनी। दूसरा अभिलेख बताता है कि पशु पक्षी मनुष्य के लिए चिकित्सालय और औषधालयों की स्थापना की जाए। तीसरा बताता है कि जो राजा या उच्च पदाधिकारी है उनका कार्य है कि वो हर 5 वर्ष में प्रांतों में जाकर राज्य के शासन का क्या करे, इंस्पेक्शन करे। साथ ही धम्म घोष की नीति, भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई, वेरी इंपॉर्टेंट। धम्म घोष की नीति 4वें शिलालेख में वर्णित है। ये कब अपनाई थी? 261 में कलिंग के युद्ध के बाद द्रवित होकर अपना हृदय परिवर्तन हो गया था, तो तब भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई थी। 5वां शिलालेख बताता है धर्म महामात्रों की यानी कि एकता स्थापित करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। जो छठा अभिलेख है वो बताता है प्रजा राजा से सदैव मिल सकते और आत्मनियंत्रण, प्रजा को संतान मानते हैं। छठे अभिलेख में क्या है? प्रजा संतान है, प्रजा राजा की संतान है और आत्मनियंत्रण की ये बात करता है। जो 7वां अभिलेख है सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता। 8वां अभिलेख है धम्म यात्रा, ये जो 2 इम्पोर्टेंट यात्राएं थी धम्म यात्राओं के बारे में बताता है। 9वां समारोह की निंदा, समारोह की निंदा। और 10वां बताता है कि ख्याति और गौरव, ख्याति व गौरव के पीछे मत भागो, ख्याति और गौरव के लिए इन्होंने कलिंग युद्ध किया और कितनी हत्याएं की। धम्म की परिभाषा, 11वां अभिलेख धम्म की परिभाषा बताता है। और 12वां शिलालेख क्षत्रिय महामात्रों के बारे में बताता है। 13वां अभिलेख कलिंग युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि किस अभिलेख से हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, तो 13वें और 14वें अभिलेख से जनता से धार्मिक जीवन बिताने का आग्रह। ये 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके अभिलेख हैं, तो सुनिए एक बार इनके बारे में। पशु बलि और पशु पक्षियों की हत्या नहीं करनी, चिकित्सालय और औषधालय दूसरे पर बताने हैं। तीसरे में इन्होंने कहा है कि प्रांतों में जाकर हर 5 वर्ष में निरीक्षण करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए। साथ ही चार अभिलेख में धम्म घोष की नीति को अपनाने की बात करता है। 5वें अभिलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति और 12वें अभिलेख में क्षत्रिय महामात्रों की नियुक्ति। छठे में क्या करता है? प्रजा जो है वो संतान होती है, धर्म नियंत्रण और आत्मनियंत्रण की बात करता है। 7वां धार्मिक सहिष्णुता, 7 मतलब सभी धर्म साथ यानी 7 तभी हो सकते हैं जब धार्मिक सहिष्णुता हो, तो 7वां धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। 8वां धम्म यात्रा की बात करता है। 9वां समारोह नहीं करने, समारोह की निंदा करता है। 10वां ख्याति और गौरव, कुछ नियम के अनुसार ये युद्ध का कारण बनते हैं, इसी से कलिंग युद्ध हुआ था, तो इन्होंने इसको भी त्याग करने की बात कही है। और 11वां अभिलेख 1 और 1 11 होते ही परिभाषा दे रहा है 11 की, तो 11 में धम्म की परिभाषा दी गई है, 12 में क्षत्रिय महामात्रों की। 13वां अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। और 14वां अभिलेख धार्मिक जीवन बिताने के लिए आग्रह करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ सुन लीजिए। शाहबाजी अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, मानसेरा अभिलेख भी खरोष्टी लिपि में है, और जौनगढ़, धौली, गिरनार और एरगुड़ी इंपॉर्टेंट है। एरगुड़ी ये दाएं से बाएं लिखा गया है, एरगुड़ी बाएं से लेफ्ट टू, जैसे हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, तो ये राइट टू लेफ्ट लिखा गया है। ये अभिलेख ब्रह्मी लिपि में है, एरागुड़ी अभिलेख। भाब्रू अभिलेख में इसको प्रियदर्शी कहा है। मास की गुर्जरा इसमें अशोक का है, ये हम पढ़ चुके हैं। टोपरा दिल्ली अभिलेख हरियाणा का अभिलेख है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के अम्बाड़े में पाया जाता है। ये सभी हमने पढ़ी हैं। एक बार ये देखिए, लघु स्तंभ अभिलेख इलाहाबाद कौशाम्बी, ये इलाहाबाद में है। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, रुमनदेई जिसको कहते हैं नेपाल की तराई में, और निगाली सागर ये नेपाल की तराई में है। ये प्रशासनिक विषयों से संबंधित अभिलेख थे इनके। ये हमने पढ़ा है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार के बारे में।
मतलब ये हमने मौर्य साम्राज्य पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का शासन होता कैसे था, राजा के क्या कार्य थे, मंत्रिमंडल की नियुक्ति कैसे की जाती थी, कृषि व्यवस्था, पशुपालन की क्या व्यवस्था थी, सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, जैसे हमने वैदिक काल में पढ़ा था, मतलब उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य काल की शासन व्यवस्था के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार के बारे में बहुत ही डीप इम्पोर्टेंट और मतलब विदाउट स्किपिंग एनी पॉइंट्स, बिना स्किप किए हमें सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं है, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनसे मतलब इनसे कम हो भी नहीं सकता इस चैप्टर से। तो अपनी स्टडी को तेज तर्रार कीजिए, डीपली पढ़िए, फास्टली पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।